नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश और प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है और हर दिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अपने आप में ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ देता है। यूपी में 2 लाख के करीब लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। सरकार की तरफ से कोरोना पर लगाम कसने के लिए हर दिन ठोस कदम भी उठाए जाते हैं। मंगलवार को भी लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ मीटिंग की और उसके बाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वीकेंड लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अनलॉक 4 के तहत अब रविवार की साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था भी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब पहले की ही तरह प्रदेश में मार्केट हफ्ते में 1 दिन के लिए बंद होंगी। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। अब कोरोना वायरस के चलते यूपी सरकार का राजस्व खाली है और इसको बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के विशेष प्रयास हों। सीएम ने यह भी कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर सभी होटल और रेस्टोरेंट का संचालन भी किया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित हो। अब कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। सीएम ने तहसील दिवस और थाना दिवस को पहले की ही तरह संचालित करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई फिर से शुरू हो, यानी कि कुल मिलाकर प्रदेश को फिर से उसी स्थिति में लाने की तैयारी शुरू हो गई है जो कि मार्च 2019 से पहले की थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि अनलॉक में यूपी में आखिर कोरोना से कैसे बचेंगे और क्या अनलॉक यूपी में आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट देगा? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में अपने मेहमानों के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए आपको प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह और स्वास्थ्य सचिव का क्या कुछ कहना है, ये सुनवाते हैं। समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 63,256 है। जो व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 2,11,170 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 4,047 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,43,184 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 67,73,289 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इनमें हर हालत में संक्रमण को रोकने के लिए लोगों की टेस्टिंग की जाए, इनमें सफाई व्यवस्था की जाए जिससे कि आगे संक्रमण ना फैले और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका इंश्योर किया जाए। समय तो सुना आपने कि किस तरीके से जो अनलॉक की व्यवस्था है उसको फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ जो लॉकडाउन किया गया था, जिसको वीकेंड लॉकडाउन का नाम दिया गया था, वो भी आज टीम 11 की बैठक के बाद उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी कि ये स्पष्ट है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर कहीं ना कहीं जो फोकस है वो सीधे तौर पर प्रदेश सरकार का है और आर्थिक गतिविधियों को और कैसे ज्यादा बूस्ट मिले इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल है वो सबसे अहम यह है कि एक तरफ तो आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है, उत्तर प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियां कैसे सुनिश्चित हों ये देखना भी राज्य सरकार का काम है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े लगातार इन सारी चीजों को दोबारा से पटरी पर लाने के बीच मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े हर दिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं और ऐसे में जब कोरोना के रिकॉर्ड हर दिन अपने आंकड़ों को ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हो तो फिर उन सब के बीच में अगर आर्थिक गतिविधियों को चलाने के जो आदेश दिए गए हैं उसकी तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, ये सवाल अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें लोगों की सुरक्षा कैसे हो और आर्थिक गतिविधियां भी कैसे सुनिश्चित हो सकें, ये दोनों ही पहलू अपने आप में बेहद अहम है। और अब अनलॉक के अंदर यूपी में आर्थिक गतिविधियों को जो बूस्ट करने की तैयारी हो उससे कितना बूस्ट मिलेगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अगर आर्थिक गतिविधियां और ज्यादा तेजी से होती हैं, यानी कि बाजार या वो तमाम जगह जहां पर भीड़ भाड़ अधिक होती है, अगर वो पहले की तरह खुलते हैं तो फिर वहां पर जो संक्रमण का खतरा है वो और ज्यादा होगा और उससे निपटने की क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजाम हैं, ये सारे अहम सवाल इस आदेश के बाद खड़े हो रहे हैं। क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं और अब अनलॉक में यूपी के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां उनको बूस्ट करने की तैयारी तो सरकार ने कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पहले की ही तरह सब कुछ चीजें होंगी तो फिर जो आंकड़े हैं उनको नियंत्रित कैसे किया जाएगा और इस नियंत्रण
पाने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से किस तरीके से की जा रही है वो भी आप लोग लगातार देख रहे हैं, क्योंकि प्रयास अपने स्तर पर हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आंकड़े थमते हुए नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में अगर संक्रमण और ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसकी तैयारी क्या है, और दूसरा पहलू यह भी है कि आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूत कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाए संक्रमण के बीच में, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो संडे लॉकडाउन था वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि आज टीम 11 की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने यह निर्देशित कर दिया कि अब पहले की ही तरह बाजार खोलेंगे, यानी कि सप्ताह में किसी एक दिन बाजार बंद होगा जैसे कि पहले व्यवस्था होती थी, लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अब अनलॉक में यूपी के अंदर जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक हुआ उस अनलॉक के हर फेज में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए ही नजर आए हैं। और ऐसे में अब चुनौती दोनों स्तर पर है, एक तरफ तो जो आंकड़े हैं उनको नियंत्रित करना है, कम करना है, दूसरी तरफ चुनौती ये भी है क्योंकि जो राजस्व है उसको किस तरीके से दोबारा से एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए, जीएसटी का कलेक्शन कैसे बढ़े, कैसे जो राज्य सरकार है उसका जो खजाना है उसमें जो आमदनी है वो बढ़े, ये सारी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की है और उससे निपटने के इंतजाम क्या हैं और कैसे ये संभव होगा, ये अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है। तो अनलॉक के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां उनको बढ़ावा देने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में सरकार के सामने दोनों स्तर पर चुनौतियां और इससे कैसे निपटेगी, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। दो मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी बहुत स्वागत आपका। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत। और शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी आपका भी बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा जी आपसे ही शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि अब अनलॉक के अंदर हम लोग धीरे धीरे जो चीजें हैं उसको और ज्यादा देख रहे हैं कि खुलते हुए नजर आ रही है। और आज तो टीम 11 के बाद मुख्यमंत्री ने भी आदेश दे दिया कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको समाप्त किया जाए और आर्थिक गतिविधियों को और तेज करना है। लेकिन एक इसका पहलू यह भी है कि आंकड़े कोरोना के बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस करेंगे, क्या प्लान है आपके पास, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। ओके जी, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में कोरोना के खिलाफ सरकारों ने लड़ाई लड़ी है, पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो आज बेशक हमारे यहाँ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वहीं इसकी रिकवरी रेट को देखा जाए तो वो भी लगभग 80% के आसपास पहुंच गया है। डेथ रेशियो भी कम हुआ है, लगभग 0.50% के हिसाब से डेथ रेशियो भी कम हुआ है। तो कहीं न कहीं पूरे देश की जनता जागरूक हुई है, सतर्क हुई है। तो हमें लगता है कि जब तक कोरोना महामारी है तब तक बचाव और इसके संसाधनों के साथ लड़ते हुए ही हम इस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, सुदृढ़ करना। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया खोली गई है उसमें देखने में आया है कि आर्थिक गतिविधियां जैसे जैसे बढ़ी हैं, एकाएक जो बेरोजगारी का आंकड़ा था उसमें निरंतर कमी आ रही है। आज गांवों में जो बेरोजगारी का प्रतिशत जहां 12% तक पहुंच गया था, आज वो घटा है। पिछले महीने से इस महीने की तुलना में लगभग 12% से नीचे आकर के आज 6.6% आ गया है। तो कहीं न कहीं ये आंकड़े भी सरकार को उत्साह देते हैं कि इस दिशा में काम किया जाए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए सतर्कता के साथ, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी जो है वो और बेहतर परफॉर्म करे। गौरव जी देखिए, मैंने इसीलिए शुरुआत की चर्चा में ही ये जिक्र किया, देखिए चुनौतियां दोनों स्तर पर हैं, उससे कोई एतराज किसी को नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तो कोरोना की है, ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं। अब आंकड़े अगर रोज बढ़ रहे हैं और हर दिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हों, वो भी तब जब आप लोगों का वीकेंड लॉकडाउन वाला भी जो प्रोग्राम था वो लागू था। अब अगर आप लोग इसको भी खत्म करते हैं तो जाहिर बात है कि जो ज्यादा गतिविधियां बढ़ेंगी तो लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा पब्लिक का जो प्लेसेस हैं वहां पर रहेंगी। ऐसे में उससे कैसे निपटेंगे, और अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं तो जाहिर बात है कि हर चीज में इजाफा होगा, फिर कैसे इससे निपटेंगे ये भी एक अहम सवाल है। और अगर ऐसा ही होता कि आप लोगों के पास बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था थी तो भाई पहले भी कर सकते थे आप लोग, लेकिन अब इस वक्त जब आप लोग कर रहे हैं, जब आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सवाल आप लोग के ऊपर खड़ा होता है कि आखिर प्लान क्या है आपके पास। आयुष जी, जिस समय कोविड की बीमारी शुरू हुई थी, हमारे यहाँ सिर्फ एक प्रयोगशाला इस पूरे देश में थी कोरोना को टेस्ट करने की। आज 15,000 से ज्यादा प्रयोगशालाएं हैं। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर लगातार सुधार किया है और WHO ने इस बात को स्वीकार भी किया है
चाहे वो स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देने की बात हो, हेल्थ इक्विपमेंट्स को बढ़ाने की बात हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल्स को बढ़ाने की बात हो। आप देखिए लखनऊ के अंदर में अकेले सिर्फ 1000 बेड जो है वो 3 अस्पताल मिलकर के एक सप्ताह के अंदर में 1000 बेड का अस्पताल बना लेते हैं कोविड का। गोरखपुर में बनाया गया बच्चों का अस्पताल। तो लगातार इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का उसको भी बढ़ाने में सरकार काम कर रही है। और साथ ही साथ आप देखिए अर्थव्यवस्था जब बढ़ेगी, खुलेगा, तो निश्चित रूप से इसके संक्रमण की संभावनाएं बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जागरूकता भी साथ ही साथ नागरिकों में बढ़ी है, सतर्कता भी बढ़ी है। और कहीं ना कहीं हमारे जो टेस्टिंग के जो आंकड़े हैं, जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, उसको बहुत बढ़ाया गया है। आज देखिए 1.5 लाख के करीब टेस्टिंग अकेले उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ये जब टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ेगी तो पॉजिटिव केसेस भी ज्यादा आने की संभावना रहेगी। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ ही साथ चलती हैं, लेकिन हम इससे रोक नहीं सकते चीजों को। अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। और जो जो चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों का जो बेस्ट समाधान, जो बेस्ट पॉसिबल समाधान होगा, उस पर हमारी सरकार काम करेगी। और उसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। शौकत अली जी, शौकत अली जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है, क्योंकि भाई लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो समस्या उनके सामने भी होगी। लेकिन समस्या तो यह भी है कि आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ये बात गौरव जी कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े इसलिए भी तादाद में हमको ज्यादा नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम जो टेस्टिंग की संख्या उसको बढ़ा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। किस बात से इत्तेफाक रखते हैं शौकत अली जी? आयुष भाई, मैं गौरव भाई की बात ठीक से सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। दूसरी चीज़, अगर ठीक अच्छी बात है आज खुलना चाहिए, व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन समस्या यही नहीं कि लॉकडाउन हो रहा था, जो वीकली लॉकडाउन हो रहा था उसको खोल दिया गया, तो उस पर क्या विचार किया जाए। विचार ये करना चाहिए था इनको कि जो जांच हो रही है, जो हॉस्पिटल में लगातार जांच हो रही है, आपने कई बार सुना है, आदरणीय हमारे एमएलसी साहब ने बताया था कि जांच होने के लिए जाति सैंपल बदल जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आज के दौर में मैं आम लोगों के साथ देख भी रहा हूं हॉस्पिटल में इनकी क्या व्यवस्था, ये बताएं। लॉकडाउन हुआ या नहीं हुआ वो तो अब जो हो रहा है वो तो चलता ही रहेगा, व्यापारी जैसे पा रहा था वैसे एडजस्ट कर ही रहा है। लेकिन समस्या कहां बड़ी उत्पन्न हो रही हॉस्पिटल में, जो इनकी जांच करने की प्रक्रिया है वो इतना लचर है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर जांच करने के लिए सैंपल जाता है, सैंपल बदल जाता है। अगर मान ली जांच करने के लिए रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट किसी और की उठा के दे दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर पे डाल रखा है आमतौर पर। मतलब सरकार उस पर ध्यान नहीं देने का काम कर रही, इसलिए शायद आज इसी वजह से इतने सारे बड़े पैमाने पे जांच, कभी कभी ऐसा होता है कि निगेटिव व्यक्ति भी पॉजिटिव हो रहा है। इस पे इनको ध्यान देना चाहिए, इस पे विशेष काम करना चाहिए। रही बात व्यापारियों की, व्यापारियों की स्थिति आज इस तरह हो गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई है। आप पहले तो ये बताइए, जो 300 से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो गई गौतम बुद्ध, उसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं? अरे नए रजिस्ट्रेशन तो हम तब कराएंगे जब व्यापार हमारे पास करने योग्य हम स्थिति आएगी। जब हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, हमारी व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी होगी, तो हम 300 से अधिक जो फैक्ट्रियां बंद हो गई, रजिस्ट्रेशन करा के क्या करेंगे? जब हमारी व्यापार की कोई स्थिति बचेगी ही नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करा के अपने ऊपर बोझ और ला देंगे। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। नहीं, लेकिन शौकत अली जी एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी शौकत अली जी एक चीज थोड़ा सा स्पष्ट करिए, चर्चा हो, शौकत अली जी एक चीज थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा, उस पे विचार हो। शौकत अली जी एक चीज थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन हो रहा था उस समय भी आप इन सारी बातों को लेकर के कहते थे कि भाई लॉकडाउन लगा दिया, अब ये देखिए जो आंकड़े हैं ये क्यों इनसे काबू होते हुए नजर नहीं आ रहे, इनको इसको बढ़ाना चाहिए। अब जब उसको हटा रहे हैं तब आप ये कह रहे हैं कि भाई इतनी कंपनीज बंद हो गई, ये हो गया, इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। तो रास्ता होना क्या चाहिए था भाई? विपक्ष के पास भी तो जवाब होना चाहिए ना भाई। रास्ता अगर ये नहीं सुझा पा रहे हैं तो आप ही बताइए, क्योंकि दोनों ही चीजों को तो बैलेंस करना। एक तरफ आप कहते हैं कि बढ़ा दीजिए, दूसरी तरफ अनलॉक होता है, तो आप कह रहे हैं कि जो बंद हुआ उसका जवाब दीजिए। जो लॉकडाउन हुआ, शौकत जी, आयुष भाई जी, आयुष भाई, जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन किया, क्या वो तरीका सही था कि आप मन में कोई बात सोचें और कहते हैं साहब अभी से पूरा प्रदेश बंद, अभी से पूरा देश बंद? ये तरीका होना चाहिए था क्या कि आदमी आने के लिए, अपने घर आने के लिए तरस जाए, लाखों मील पैदल चले? हजारों किलोमीटर लोगों ने पैदल चल के सफर किया है। आपको जानकारी है कितने लोग मरे हैं, कितने लोग भूख से मर गए हैं, कैसे उनको तकलीफें हुई, कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा है। सरकार ने उनके बारे में विचार नहीं किया। व्यापारियों के बारे, अरे मान लीजिए किसी व्यापारी ने अगर माल बुक कराया होगा, पंजाब से लखनऊ आना होगा उसके बारे में सोचा आपने कभी? कोई ट्रेन में था, कोई एरोप्लेन में था, कोई कहीं था, कोई हॉस्पिटल में था, आपने अपने मन की तो बात कह दी, लेकिन उनकी पीड़ा जानने का काम किया आपने?
जो व्यक्ति आपको वोट दे रहा था उसके बारे में सोचना तो चाहिए था आपको। आप विचार करते, 2 दिन का 3 दिन का समय देते, लोग अपने घरों तक पहुंच जाते, व्यवस्थाएं सही हो जाती, उसके बाद आप लॉकडाउन करते। अरे आपने लॉकडाउन किया, उसके बाद क्या कोविड पॉजिटिव जो संख्या किया वो रुक गई? आपके लॉकडाउन करने से नहीं रुकी, बल्कि बढ़ के आज उदाहरण देख लीजिए लखनऊ का ही, कितने भव्य पैमाने पे है। तो समस्या ये नहीं थी, समस्या ये कि ये सुनना नहीं चाहते हैं, विचार नहीं करना चाहते हैं, विपक्ष से बात नहीं करना चाहते हैं, तानाशाही रवैया है इनका। इसकी वजह से आज इनको ये भुगतान करना पड़ रहा है। जनता उसकी, इनकी वजह से, इनकी मनमाने सोच की वजह से जनता को भुगतान करना पड़ रहा है। चलिए शौकत जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा। पंकज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या ज्यादा जरूरी आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को सही तरीके से चलाया जाए, ये प्रायोरिटी ज्यादा जरूरी है कि सुनिश्चित ये किया जाए कि कोरोना के अंदर जो लोग हैं वो संक्रमित ना हो? ज्यादा जरूरी क्या नजर आता है? देखिए आयुष जी, एक बात समझ लीजिए, जिस तरह से भारत में लॉकडाउन लगाया गया, और भारत एक बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ आबादी जनित देश है, यहाँ पर 130 करोड़ की आबादी रहती है, और भारत में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया वो बिल्कुल न्यायोचित था। और उसके लॉकडाउन का ही परिणाम रहा कि पब्लिक जो है यूज टू हो गई, और पब्लिक को बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हुआ, और जिस तरह से 2 महीना कंप्लीट लॉकडाउन रहा उसका फायदा अनलॉक 1 और अनलॉक 2, सॉरी लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2, उसका नतीजा यह रहा कि पब्लिक एक मतलब जागरूक हुई, और 718 जिलों में सरकार ने हर जगह वेंटिलेटर और हर जगह सब सारी चीज़ों की व्यवस्था की। और लेकिन अब आप कहिए कि बहुत सी राज्य सरकारों ने इसमें अनदेखी की, जिससे बहुत से लोगों को पलायन करना पड़ा, खास तौर से मजदूर वर्ग के लोगों को, जो प्रवासी भारतीय कहे जाते हैं, जो मजदूर तबका है, उसको पलायन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको खाने पीने का संकट हो गया, इसलिए वो अपने मूल राज्य को आने के लिए बाध्य हो गए। लेकिन सरकारों ने वहां की व्यवस्था नहीं की, इसलिए अफरा तफरी का माहौल रहा। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने बहुत सी चीजों को सुचारू रूप से रखा। आप ईटा भट्टा उद्योग ले लीजिए, जहां पर 1200 ईटा भट्टा उद्योग उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, उसमें 9 लाख कर्मचारी काम करते हैं, 9 लाख कर्मचारी कहीं नहीं गए। पंकज जी ठीक है, लेकिन विपक्ष का भी ये सवाल तो अपने आप में जायज है ना पंकज जी, क्योंकि अगर लॉकडाउन इतना ही सफल था तो भैया आज हम लोग वर्ल्ड टैली में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए? आंकड़े तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत ज्यादा है, और देश के अंदर तो आप देख रहे हैं रोज अपना ही रिकॉर्ड टूटता है। पहले आप सुन लीजिए आयुष जी, एक बात समझ लीजिए कि आप ये देखिए यहाँ पर क्या नाम है, ठीक होने वालों का संख्या में काफी इजाफा हुआ। पहली चीज ठीक है, टेस्टिंग बढ़ी, टेस्टिंग बढ़ने के साथ साथ क्या नाम है आपके मरीज बढ़े, लेकिन सवाल ये लोगों के ठीक होने की संख्या बढ़ी, और जो लोग भी क्या नाम है मौत का शिकार बने उसमें से 80% लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, उन्हीं की मौत हुई। ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं, जानकारी नहीं है। दूसरी एक महोदय साहब जानकारी नहीं, एक युवा पत्रकार भी आप लोगों ने खोया है। दूसरी बात ये, क्या वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे? आपको जानकारी नहीं है? बनारस में राकेश चतुर्वेदी आपको जानकारी नहीं पत्रकार थे, वो भी क्या नाम है गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। मैंने उनको पत्रकारिता सिखाई, मैंने उनको लिखना पढ़ना सिखाया था, वो भी क्या नाम गंभीर। पंकज जी देखिए, ठीक है, देखिए आपसी आरोप प्रत्यारोप में ना पड़े, थोड़ा सा जो ग्राउंड रियलिटी ना उस पर बात करेंगे हम लोग। आरोप प्रत्यारोप में ना फंसे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का ये कोई विषय नहीं है। बात यह है कि कैसे संक्रमण से निपटे और कैसे आर्थिक गतिविधियां सुचारू हो, ये दोनों ही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन पंकज जी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ठीक है, शौकत अली जी के अपने विचार हो सकते हैं। शौकत अली जी जिस बात को कह रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल तो यह है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गंभीर बीमारियों से जो लोग मरे, ज्यादा तादाद उसमें ऐसी है जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। भाई 2 कैबिनेट मंत्री भी अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं, वो तो किसी गंभीर बीमारी से पहले से ग्रसित नहीं थे। जब कैबिनेट स्तर तक मंत्रियों तक एक कोरोना पहुंच रहा है और वो नहीं बच पा रहे हैं, तो आम आदमी की जान कौन सुनिश्चित करेगा? पेशेंट थे चेतन चौहान जी, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे चेतन चौहान जी। पंकज जी फिर इसमें तो तर्क ये भी है ना कि पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी आप आंकड़ा देख लीजिए, एक व्यक्ति कौन पूर्णतः स्वस्थ है? ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो आपको 90% लोगों के अंदर आज मिल जाएगा। वो आपका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आयुष जी आपकी बात से हम सहमत है। लेकिन एक बात और देख लीजिए कि भारतीय जनमानस का भी ये कर्तव्य है। आजकल लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कोरोना को एक मतलब सामान्य बीमारी समझ के छोड़ दिया है। तो इसके लिए सरकार ने अगर अनलॉक पूरी तरह से खत्म कर दिया है तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए कड़ाई से पुलिस को सक्रिय करे, और जो लोग भी क्या नाम मास्क बिना लगाए घूमते हुए पाए जाए और जिस तरह की स्थिति पाए जाए उनके ऊपर चालान किया जाए या उनको कहीं उनको पनिशमेंट दिया जाए। तो उसका नतीजा होगा कि पब्लिक में एक दहशत रहेगी। और जिस तरह से भारत में लोगों ने
बहुत सी चीजों का पालन किया, लेकिन आजकल आप देखिए तो लोग उस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक पंकज जी देखिए, सवाल इसीलिए यहीं पर आके खड़ा हुआ ना, देखिए दोनों चीजें हैं। मैंने इस चर्चा की शुरुआत के इंट्रो में ही इस बात का जिक्र किया, देखिए चुनौतियां दोनों स्तर पर हैं और चुनौतियों को निपटाना, उससे पार पाना, ये भाई सरकार की जिम्मेदारी, प्राथमिकता पर, इसलिए क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं तो आपको दोनों चीजों को मैनेज करना है, इसलिए ये चुनौती से कैसे निपटेंगे आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। जी नमस्कार। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक तरफ तो देखिए बहुत सारी चर्चाएं ये हैं कि अब जो आर्थिक गतिविधियां उसको बढ़ाने के लिए अब पूरी तरीके से जो अनलॉक है वो कर देना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई सरकारें भी नजर आ रही हैं। लेकिन कोरोना की जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि आप तो बड़े नजदीक से देख रहे हैं इन चीजों को, क्या ये सही स्टेप है और यही सही समय है जिस समय सरकार इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि आंकड़े हम लोग देख रहे हैं कि रोज बढ़ रहे हैं। क्या इस कंडीशन में जो तमाम व्यवस्थाएं वो आपको नजर आ रही हैं कि पूरी तरह से अनलॉक कर देना चाहिए? देखिए आयुष, एक्चुअली अब तो बड़ा कंफ्यूजन का स्टेट आ चुका है। समस्या क्या है कि अगर आप शुरू से देखें, जब मार्च में ये बीमारी हम लोगों के बीच में आई और लोगों को पता चला कि ये कोरोना है जो बाहर से आ रहा है और इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। मुझे याद है कि होली से पहले मैं आपके चैनल पे आया था और ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि आखिर अपने देश में इसकी क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, और चाइना में उस वक्त लॉकडाउन हुआ था और यूरोप उससे सफ़र कर रहा था। तो उस समय देखिए, जब भी चाहे आपके गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स आ रहे थे या कोई भी आ रहा था तो बोले नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क यूज करिए, सारी चीजें चली जाएंगी। तो अगर ये इतना सिंपल था तो पहला सवाल खड़ा होता है कि भाई फिर इतना लॉकडाउन का इतना लंबा प्रोसेस क्या हुआ जिसके आज आप कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे हो? तभी बात ये थी कि साहब मोर्टेलिटी कितनी है, लेडीज लेस देन 2%। तो अगर मोर्टेलिटी लेस देन 2% है, इतनी भयावह नहीं है, मास्क कौन लगाएगा? जो मरीज है वो मास्क लगाए, बाकी मास्क भी नहीं लगाए। इतना सब कुछ आसान था, तो फिर क्या हमने क्यों इतना बड़ा स्टेप दिया लॉकडाउन का? पहले तो ये एक चर्चा का विषय आ गया। डेफिनेटली देखिए, सच्चाई ये जरूर है कि इस डिजीज में स्प्रेड की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, बट डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है। आप जो 1.75% या 2% के आसपास बात कर रहे हैं, वो तो वो मरीज हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनको आपने कोरोना टेस्ट किया है और उसमें पॉजिटिव आए हैं और उसकी मॉर्टेलिटी। अगर आप ये कहते हैं कि 80% एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं जो ट्रेस नहीं होते, जो जांच नहीं कराते, तो वो संख्या आप काउंट कर लीजिए कि अगर आपके पास 40 लाख आज के पेशेंट्स हैं तो 80% वो पेशेंट्स भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हो गए, ठीक भी हो गए, जिनकी जांच नहीं हुई। तो जब आप मॉर्टेलिटी एस्पेक्ट जोड़ोगे तो वो लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ में आपको निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मॉर्टेलिटी कम है, इसमें नो डाउट। दूसरी बात, इतना बड़ा देश है, हम इस तरीके से क्या सबको घरों में बंद कर सकते हैं कि सभी लोग घर के अंदर हैं और कोरोना बाहर है? ये संभव है? ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ भी स्ट्रेटेजिक फेल्योर है। इसको समझने की कोशिश नहीं की। हर बड़े बड़े चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हैं, आई एम सॉरी टू से, बट मैं आज ये कहूंगा आपसे कि हर आदमी ने केवल स्पेकुलेट किया कि साहब जून में पीक आ जाएगा, मई में था, फिर जून में आ गया, आज पीक की बात खत्म हो गई। बेसिकली बहुत क्लियर था जब हिंदुस्तान में डिजीज आ रही थी, ये हाई कंटेजियस है, एक दूसरे में स्प्रेड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं वो इतने लीथल नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है वायरस लोड पे। अगर डेफिनेटली आप 2-3 चीजों को फॉलो करें, कि देखिए हम लोग भी रोज पेशेंट्स देख रहे हैं, मास्क आप इस्तेमाल करिए, दूरी बना के रखिए, तो डेफिनेटली ये जो आज इतनी सोशल प्रॉब्लम हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए जीना बहुत कठिन हो गया। हमारा देश कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि लोगों की तनख्वाहें 20% घट गई तो गवर्नमेंट उसको दे रही है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है और कुछ दे भी नहीं सकती है। हमारे गवर्नमेंट की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि 130-140 करोड़ जनसंख्या को वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। हमें जीना ही पड़ेगा और हम जी रहे हैं। आज मर भी रहे हैं तो जी रहे हैं। पता है कि शायद आदमी निकलेगा बाहर, हो सकता है इन्फेक्ट हो, तो भी निकल रहे हैं, क्योंकि अगर इससे नहीं जिएंगे तो रोटी से मरेंगे। तो इतनी सारी अव्यवस्थाएं। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये विपक्ष और पक्ष की बातें आप जरूर कर लीजिए कि एक दूसरे, ये कोई भी गवर्नमेंट होती, हमने अपने देश की इस व्यवस्था को, मेडिकली को इतना खराब कर रखा हुआ है
कि हम उस चीज से कोप अप नहीं कर सकते। अगर ये कोई तर्क देता है कि हमने 2 महीने इसलिए लॉकडाउन किए कि हम पीपी किट बना लें, तो ये भी आपकी अक्षमता को दर्शाता है। आप 2 महीने में कोई अस्पताल नहीं खड़ा कर सकते, आप 2 महीने में कोई एनेस्थीसिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट नहीं खड़ा कर सकते। आप सिर्फ यही करेंगे कि आप एक बोर्ड बना लेंगे और कह देंगे कि साहब आपके पास 200 बेड है तो 50 कोरोना को समर्पित हो गया। तो आप कुछ भी इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। हापादापी हुई है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो मेडिकल से कंसर्न नहीं रहे हुए हैं, आपके तो पूरी की यूपी की टीम ही 11-12 लोगों की बनी है, जहां में एक भी कोई डॉक्टर नहीं रहा। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, और सबने अपने मन मुताबिक, और मैं तो इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये कोरोना आप बहुत लोगों को एक अच्छा प्रोस्पेक्ट लेके आया है, अच्छा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं आप लोगों से छुपी नहीं हुई है। ये सारी चीजें, इनमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो कभी चलते नहीं थे, आज वो कोरोना के नाम पे चला रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अव्यवस्था है, एक दूसरे को कितना कोसा जाए, कितना बोला जाए। चलिए मनोज जी, आपने अव्यवस्था की ओर इशारा किया और इसी व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित और कैसे हों, इसीलिए इस चर्चा की शायद आज आवश्यकता पड़ी है। गौरव जी, अब जवाब दीजिए। एक तो जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो विपक्ष की तरफ से बात कही गई उसका भी, और डॉक्टर मनोज जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसी ओर इशारा कर रहा था। शुरुआत से मैं यही बात कह रहा हूं कि कैसे करेंगे, प्लान क्या है आपके पास? क्योंकि अगर प्लान इतना ही फुल प्रूफ होता तो आंकड़े इतने नहीं होने चाहिए थे। गौरव जी। देखिए, मनोज जी के पूरे वक्तव्य में विरोधाभास है, वो स्पष्ट नहीं है क्या कहना चाहते हैं। वो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन को क्रिटिसाइज किया है और कोरोना में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जिस तरीके से उन्होंने सिरे से खारिज किया है, मुझे लगता है कि यदि वुहान में होते, यदि इटली में होते, ब्राजील में होते, अमेरिका में होते, तो इनको आंकड़े समझ में आ जाते कि किस तरीके से इसकी भयावता है और विभीषिका रही है इस बीमारी की, किस तरह से लोग मरे हैं सड़कों पर। आखिर भारत जैसे देश में 130 करोड़ आबादी जहां पर है, वो सब बड़े विकसित देश, इटली जैसा देश, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उस देश में मौजूद है, अमेरिका जैसा देश, ब्राजील जैसा देश, फ्रांस, स्वीडन, मौतों का आंकड़ा बेतहाशा पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश में क्या निर्णय लेना चाहिए था, मुझे बताइए। लॉकडाउन के अलावा क्या विकल्प था भारत के पास? भारत के पास जो मरते हैं उनको दफनाने के लिए और जलाने के लिए जगह नहीं मिलती। ऐसी स्थिति हो जाती, उत्पन्न हो जाती, और सरकार की कदमों की तो सराहना करनी चाहिए। प्रदेश सरकारों ने अगर राजनीति नहीं की होती, जिन मजदूरों से वोट लिया केजरीवाल ने दिल्ली में, उन्हीं मजदूरों का बोरिया बिस्तर बंधवा करके फिकवा दिया बॉर्डर पे ला करके। महाराष्ट्र में जो गरीब मजदूर थे, जो कामगार थे, वहां काम करने वाले, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। वही उत्तर प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर थे, एक मजदूर भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा शक्ति थी। पूज्य योगी आदित्यनाथ 18-18 घंटे सड़कों पर उतरे थे, और अनाज सब गरीबों को मिला, 1-1 हजार रुपया सबके खातों में गया। कहीं ऐसी अफरा तफरी की स्थिति नहीं आई। हाँ, साथ ही साथ हम मानते हैं इस बात को कि भारत एक ऐसा विकसित देश नहीं था जहां पे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी बेहतरीन हो, और वो भी ऐसे में जहां पे भ्रष्टाचार फल फूल रहा हो, या बहुत प्रचंड स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटलों में भ्रष्टाचार चलता रहा हो। ऐसे में उनके लिए एक अवसर भी बन करके आया। लेकिन जहां भी शिकायतें आई, उस पर सरकार ने कड़ाई से कार्रवाई भी की, और अभी भी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन साइमल्टेनियसली लगातार ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं को कितने वार फुटेज पे युद्ध स्तर पर खड़ा किया गया इस देश में। गौरव जी, देखिए, ये राजनीतिक लिहाज से कहने के लिए बातें बड़ी अच्छी है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है, थोड़ा उस पर बात करिए। आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाइए, आप इस सारी चीजों से बच सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट का भी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि देखिए मृतकों की संख्या कितनी कम है अन्य देशों से अगर आप तुलना करें, तो भाई फिर जरूरत क्या थी लॉकडाउन की? अगर इतना ही कम है ये सारी चीजें, लोगों का स्ट्रांग है कि वो लड़ने जा रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं तो नहीं दे पा रहे हैं। अगर व्यवस्थाएं देते तो इतने आंकड़े तो नहीं बढ़ने चाहिए थे देश के अंदर, ना प्रदेश के अंदर बढ़ने चाहिए थे। तो भाई विरोधाभासी बातें तो गौरव जी आपकी भी नजर आ रही है। पहले एक चीज निर्धारित करिए ना कि करना क्या है। घोर लापरवाही, एक तो आयुष जी, नागरिकों की एक तो लापरवाही, आंकड़ों के बढ़ने का कारण एक ये है, और दूसरा टेस्टिंग की संख्या बढ़ा देना। तो गौरव मिश्रा जी, आप मान रहे हैं ना कि नागरिकों की घोर लापरवाही, तो अब आप अगर अनलॉक करेंगे, जब वीकेंड लॉकडाउन तक, मैं बिल्कुल मिनिमाइज कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी तक, अभी जब आपने रविवार तक का लॉकडाउन रखा, तब भी हम ये मान के चले कि चलिए एक दिन तो आप पूर्ण लॉकडाउन कर रहे थे, उस समय लोग नहीं निकल पा रहे थे घरों से बाहर, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं, इस बात को आप खुद स्वीकार कर रहे हैं।
और अब अगर आप ये एक दिन का भी लॉकडाउन अगर आप बंद करते हैं तो जाहिर बात है लापरवाही और 2 स्तर ऊपर पहुंचेगी, तो उससे निपटने का प्लान क्या है आपके पास? आंकड़े तो और बढ़ेंगे ना। गौरव जी, एक्ट में पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, जो लापरवाही करेगा और जो पकड़ा जाएगा उसके ऊपर कार्यवाही भी होगी। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति अपने जीवन को संकट में नहीं डालेगा। आज ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हुए हैं, 100 में 70-80 लोग ऐसे हैं जो कि जागरूकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जीवन में अनुशासन लाए हैं, दिनचर्या में अनुशासन लाए हैं। वहीं कुछ लापरवाह किस्म के भी लोग हैं जो इसके शिकार भी हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शौकत अली जी। गौरव भाई बार बार देश और प्रदेश की जनता पे एक आरोप लगा रहे हैं कि वो लापरवाह है। शायद आप भूल गए गौरव भाई, इसी जनता ने आपको चुनकर देश की पार्लियामेंट और प्रदेश में मुखिया पैदा किया। सुन लीजिए गौरव भाई सुन लीजिए, मैं आपकी बात को सुन रहा था ना, गंभीरता से मैं आपकी बात को सुन रहा था। जिस देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, वही अपनी जिम्मेदारी निभाकर आपको सदन भेज रहे थे, शायद आप भूल गए। और बार बार ये आरोप लगाते हैं कि वो बाहर निकल आ जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। महोदय, आपकी सरकार 3 महीने में चूल्हे हिल गई है सरकार की। आप उस गरीब आदमी से पूछिए जो ठेला लगाता है, जो 300 रुपए की दिहाड़ी करता है, उसका क्या हश्र हुआ होगा जब आपके पास खजाना आता है, अरबों रुपए टैक्स आता है, आपके हालात खराब हो गए। उससे पूछिए जो ठेला लगाता है, शाम तक इंतजार करता है कि साहब 300 का अगर व्यवस्था हो जाए तो 100 रुपए किराए के लिए और 100 रुपए घर के लिए हम ले जाएंगे, तो उसमें 50 जमा करने का काम करेंगे। उसके क्या हालात हुए अंदाजा नहीं आपको। आप अपनी नाकामी प्रदेश और देश की जनता पर थोप रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपकी मेडिकल व्यवस्था इतनी लचर है कि आप उसको बता नहीं पा रहे। चरमराई हुई आपकी लचर व्यवस्था। और हम नहीं कह रहे, ये सदन में हमारे आदरणीय सुनील सिंह साजन साहब ने भी उठाया था कि चेतन चौहान जी के साथ क्या हुआ था। हम नहीं कह रहे हैं, आप सुनिए उस चीज को। और चेतन जी की मृत्यु आपकी लचर व्यवस्था की वजह से हुई थी, ये बात आप स्वीकार लीजिए। आज भी कई आपके मिनिस्टर एडमिट हैं पीजीआई के अंदर, वो बार बार चिट्ठी लिखते हैं, बार बार कहते हैं साहब मुझे दिल्ली भेज दीजिए, मैं यहां इलाज नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं प्रदेश की व्यवस्था क्या है, कितनी लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य की, वो जानते हैं, इसीलिए बार बार दिल्ली भागने की बात करते हैं कि कम से कम हम यहां से वहां चले जाएंगे तो बच जाएंगे, हमारी जान नहीं जाएगी। ये स्थिति है आज प्रदेश की। अरे ये तो इनके मंत्रियों के हालात है। जरा आप छोटे अस्पतालों में जाइए, वहां देखिए जाके क्या स्थिति। आप तो चलिए पहुंच है, फोन है, नेतागिरी है, दुनिया भर के तामझाम होंगे, आप पैरवी करा ले जाएंगे। लेकिन उससे पूछिए ना साहब, जो रिक्शा चलाता है वो किससे पैरवी कराएगा, किससे फोन कराएगा? आपके डॉक्टर कभी कभी तो रिपोर्ट चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो निगेटिव होंगे, उनको पॉजिटिव बता दिया गया होगा, उनसे पूछिए उनका परिवार कैसे चल रहा होगा। जो 14 दिन आइसोलेट हो जाएंगे, उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? सरकार इस पर सोचती है? कभी नहीं सोचती है। अगर सोचती तो मुझे लगता कि जो स्थिति आज प्रदेश की है वो नहीं होती। पंकज रस्तोगी जी। जी देखिए, एक बात समझ लीजिए आयुष जी, अगर पूरे देश का आंकड़ा लीजिए 130 करोड़ में, तो आप ये देखिएगा महाराष्ट्र, राजस्थान और आपके तमिलनाडु और इस समय यूपी में भी, लेकिन इतने आंकड़े भयावह नहीं है। तो 3-4 राज्यों में ज्यादा जो संख्या है, और दिल्ली, उसके बाद छोड़ दीजिए तो पूरे भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि हाहाकार की स्थिति है। सरकारों ने, फिर भी लोगों ने सरकारों ने बहुत काम किया और उस पर बहुत काम हुआ, पब्लिक को अवेयर करने का काम। और प्राइवेट अस्पतालों में क्या नाम है, तमाम व्यवस्था केंद्र सरकार ने दी, और घर में लोगों को आइसोलेट करने की व्यवस्था दी। तो इससे बहुत फर्क पड़ा। लेकिन चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा वो नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, और तो इसलिए जीडीपी इतनी डाउन हो गई और अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, उसको भी करने के लिए लॉकडाउन रखना उचित नहीं है। क्योंकि लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों प्राइवेट संस्थान बंद हो चुके हैं, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो ये भी एक स्थिति को समझना चाहिए। मुझे बताइए कि कोई भी चीज, पंकज जी देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि आप बेहतर समझेंगे। पंकज जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार, आप बेहतर समझेंगे। मुझे ये बताइए कि कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, चलिए वैश्विक महामारी, किसी को नहीं पता था कि क्या होना है, ना किसी के पास कोई फुल प्रूफ प्लान हो सकता था। लेकिन अगर लॉकडाउन लगाया जा रहा है 1 महीने का, 1.5 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, या उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं, तो कोई प्लान तो सरकार के पास होगा ना। क्योंकि ये तो सरकार को भी पता होगा ना कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, कंपनीज, फैक्ट्रीज बंद होंगी, लोगों की आय रुकेगी। उससे निपटने के क्या इंतजाम थे इनके पास? क्या कोई फुल प्रूफ प्लान आपको उसमें नजर आया कि लॉकडाउन में जो बंद होंगी चीजें, जो लोग बेरोजगार होंगे, उनके सामने जो आर्थिक स्थितियां पैदा होंगी, उससे निपटने की क्या तैयारी? और अगर आंकड़े उन सबके बीच में फिर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, तो अब आप अनलॉक जो कर रहे हैं, ये पहले ही कर देना चाहिए था आपको।
देखिए, एक बात आयुष जी समझ लीजिए, भारतीय जनमानस बहुत लापरवाह है। वो बहुत सी चीजों को कड़ाई से जब अनुपालन कराया जाता है तो सारी बातों को सुनता है, और जब नहीं कराया जाता है तो भारतीय जनमानस नहीं सुनता है। आपने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में पुलिस इतनी सक्रिय थी, और पुलिस की सक्रियता का नतीजा है कि पब्लिक उसमें अवेयर रही, और पब्लिक में डर भय बना हुआ था। बिन भय होए न प्रीत, इसलिए जो है पब्लिक एकदम अवेयर थी, पब्लिक ने बहुत उसका अनुपालन किया। लेकिन अगर आप क्या नाम आज की डेट में आप देखिए तो लोग, अगर आप सड़कों पे खुद मुआयना कर लीजिए घूमते हुए, तो 50% 40% आदमी आपको बिना मास्क के मिल जाएंगे। तो ये पब्लिक में भी लापरवाही है। फिर आप कहिए हम कोरोना से ग्रस्त हो गए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो तमाम चीजें पब्लिक को भी समझना होगा, और इसी के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने परिवार को आगे बढ़ाना होगा, और अपने कामों को आगे यही तो मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूं ना कि अगर पब्लिक को समझना है, हर समय पैसा देती पंकज जी, है, अगर सब कुछ पब्लिक को समझना है तो फिर पब्लिक को समझना ही अगर है तो फिर तो सरकार को सरकार कुछ करना नहीं है। और अगर सरकार को सख्ती ही करनी है तो सख्ती तो 1 महीने के अंदर भी लोगों को इंप्लीमेंट करवाई जा सकती थी। भाई 3-3 महीने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर 3 महीने तक आप सबको पैक करके रख चुके हैं तो भाई आप ये बताइए कि आंकड़े पे क्यों बढ़े? लॉकडाउन लगा हुआ है। इसका मतलब या तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग समझे नहीं, या तो आपने जिस तरीके से किया या जो प्लान आप इंप्लीमेंट कर रहे थे वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन दोनों ही जगहों पर तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है ना। अब ज्यादा क्या नजर आता है? भाई देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन लगा और जिस तरह से सरकार ने राशन बांटने की व्यवस्था की, और जगह जगह लेखपालों के द्वारा राशन के पैकेट बंटवाने का, लाखों पैकेट बंटवाने का इंतजाम हर जिले में किया गया, तो सरकार ने ऐसा नहीं है कि इंतजाम नहीं किया। सरकार के पास जो संसाधन है, जिस तरह के स्वास्थ्य संबंधी संसाधन है, उन संसाधनों के बीच फिर भी पब्लिक को बहुत राहत देने का काम किया। 36 करोड़ 33 करोड़ जनधन खाते हैं, उसमें क्या नाम आपने जो सरकार के पास संसाधन है 18,000 करोड़ रुपए पर मंथ देने का काम किया। तो सरकार ने हर तरह से, जो सरकार के पास संसाधन है, इस बात को क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते। अगर ये चीज नहीं होती तो यहाँ लाशों का अंबार होता। हिंदुस्तान जिस तरह की आबादी वाला देश है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाशों का अंबार लगता। लेकिन उसी की देन है कि आज पब्लिक भी बहुत सी चीजों को समझती है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा इस डिबेट के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, पब्लिक को इसी के साथ रहना है और अपनी चीजों को समझना होगा, तभी हम कोरोना की लड़ाई को बात पहले दिन से प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पब्लिक को जागरूक होना होगा। अगर पब्लिक नहीं जागरूक होती तो मुझे लगता है कि समस्या इतनी विकट होती ही नहीं, और इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं कि जो चीज नहीं हो पा रही उसको इंप्लीमेंट करवाए, उसको सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी है। एक आयुष जी एक बात बताइए, अगर आप क्या नाम है, ठीक है मैं आऊंगा पंकज जी आपके पास। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से मैं एक बात समझ लेता हूं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि भाई कोरोना की ना तो कोई वैक्सीन है ना ही कोई दवाई है। आप लोग जो इलाज कर रहे हैं वो आप लोग को पता है कि आप लोग किस आधार पर उसको करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सबको पता है कि यही जरूरी है अगर संक्रमण से अपने आप को बचाव करना है, यानी कि बचाव ही इस बीमारी का इलाज है फिलहाल। तो मुझे ये बताइए कि अगर सिर्फ यही इतनी सी छोटी सी बात समझनी थी तो फिर इतने बड़े अनलॉक और इन सारी चीजों की क्या आवश्यकता थी? लोग तो वैसे भी परेशान हुए, आज भी परेशान हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने, और बहुत ही समझ की बात है, इसको समझनी करिए। मैं थोड़ा सा रस्तोगी जी की बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा, बहुत ही पोलाइटली मैं इस चीज को कहना चाह रहा हूं। जैसा रस्तोगी जी ने कहा कि इतना सब कुछ हुआ इसलिए लाशें नहीं करी। अरे रस्तोगी जी, लाशें इसलिए नहीं करी कि कोरोना इतना भयानक नहीं था। आज स्प्रेडिंग इतनी ज्यादा है कोरोना की कि अगर रियली कोरोना अफेक्ट कर रहा होता, हिंदुस्तान की जनता की इम्यूनिटी पावर है, हिंदुस्तान की जनता का वो है, इसलिए नहीं हुआ। पंकज जी, फिर यही देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है ना कि अगर पंकज जी मुझे बताइए, पंकज जी अगर हिंदुस्तान की जनता का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, पंकज जी एक सेकंड सभी लोग शांत। पंकज जी मुझे ये बताइए, अगर इंडियन सोसाइटी का या फिर हिंदुस्तानी आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो बीमारी से लड़ ले जा रहा है, तो उसमें क्रेडिट सरकार का क्या है? इम्यूनिटी ही आदमी को जिंदा, ये इम्यूनिटी तो हमारी स्ट्रांग है ना, इसमें सरकार का क्रेडिट क्या है? नहीं रखा है। तो इसमें बिल्कुल आप इस बात को मत करिए कि सरकार ने उनको जागरूक करने का काम किया, सरकार ने उनको यूज्ड टू बनाया। सरकार ने कई महीना लॉकडाउन करके इम्यूनिटी सिस्टम से जागरूकता का क्या लेना देना? पंकज रस्तोगी जी, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। एक सेकंड मुझे बताइए पंकज रस्तोगी जी,
पंकज रस्तोगी जी, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग है, पंकज एक सेकंड मुझे बताइए, एक सवाल है पंकज जी, अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो इससे सरकार का क्या इसमें क्रेडिट है? अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो मुझे कोई वायरस अगर अटैक भी करेगा तो मैं उससे जीत जाऊंगा, इसमें सरकार को क्रेडिट मैं कैसे दूं? मुझे ये बताइए। संसाधन की हो रही थी, बात इम्यूनिटी की नहीं हो रही थी। इम्यूनिटी से तो आप जीतेंगे कारण ही, क्या है कि वो तो हम इम्यूनिटी से ही जीत रहे हैं। सरकार ने लोगों को जागरूक करने का काम किया कि आप जो है यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि जागरूक करने में 3 महीने लगे और लॉकडाउन करना पड़ा आपको, यही सवाल था। ठीक है, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से समझेंगे, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, एक सेकंड पंकज जी, एक सेकंड, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मुझे एक चीज बताइए कि अभी मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही थी यहाँ पर, जब कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, उसका कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं है, तो आप लोग सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार से जो दवाइयां उससे इलाज होता है, मुझे बताइए कि इम्यूनिटी सिस्टम इंडियंस का स्ट्रांग है इसलिए मोर्टेलिटी रेट कम है, या सरकार ने जो प्रयास किए उसकी वजह से? क्रेडिट लेना चाहिए क्या इसका? नहीं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हम इम्यून है इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, इसलिए सरकार का इसमें कहां से प्रयास आ गया? आप मई जून में जब आपने कंप्लीट लॉकडाउन क्यों किया? आपने चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए किया। हमने 2 महीने में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाए। हमने तो फ्लाइट्स बंद कर दी, हमने तो रेल बंद कर दिया, हमने सब कुछ बंद कर दिया। फिर कैसे इन्फेक्शियस डिजीज आज हमारी कम्युनिटी में पूरी तरीके से फैल गया? तो हमारी बॉडी तो तभी भी इम्यूनिटी से ही लड़ती है और आज भी इम्यूनिटी से लड़ रही है। तो हम इम्यून है इन इन्फेक्शियस डिजीज के कारण, इसलिए हम लड़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। बात सरकार की बात नहीं है, थोड़ा सा बात को आप समझिए। कोई भी सरकार हो, मैं चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार होती, क्या 10 दिन में आप हिंदुस्तान को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर सकते हैं और सारी व्यवस्था आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते थे। हमने सारा देखा देखी पाप और पुण्य वाली बात होती है, हमने देख के सारी चीजें किया, जहां जो जिसने बताया वो हम करते चले गए। समस्या सिर्फ यही रही कि हमने ना उसके पहले सोचा ना आज सोच रहे हैं। हम उस चीज को कवर अप करने के लिए कभी हम लॉकडाउन करते हैं, कभी सैटरडे बंद करते हैं, कभी संडे बंद करते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं कोरोना राइट नहीं आएगा, कभी लेफ्ट नहीं आएगा, कभी ये दुकान खुलेगी, कभी वो दुकान खुलेगी। हमने साइंटिफिक अप्रोच, माफ करिए मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, हमने साइंटिफिक अप्रोच नहीं किया है और हमारे जो वहां पे डॉक्टर्स भी बैठ के सिर्फ स्पेकुलेट किए हैं। मैं इसमें किसी का दोष नहीं दे रहा हूं, बट हमने इसको दूसरे तरीके से ट्रीट किया है, हमने एक बीमारी की तरह से ट्रीट नहीं किया। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए? डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, ठीक है, देखिए अब जो बीत गया सो बीत गया, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। भविष्य चूंकि हमारे सामने है, आज ये कहा गया कि ये जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको खत्म किया जाए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, क्या करे सरकार? क्योंकि मैं चाहता हूं यहां से सुझाव ही चला जाए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि देखिए इस डिजीज को अब आप समझ लीजिए, हम हर्ड इम्यूनिटी से ही ठीक करेंगे। वैक्सीन तो जब आएगा उसको आप छोड़ दीजिए। हमारा एक भी व्यक्ति इन्फेक्ट होता है, उसमें एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, वो इम्यून होता है, वो उसके अंदर एक तरह से वैक्सीनेशन हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि ये बहुत ही लो किस्म का वायरस है, इसलिए जो एंटीबॉडीज भी डेवलप होती है वो एक 2 महीने में खत्म हो जा रही है। हम हर्ड इम्यूनिटी से लड़ेंगे। अब हमें करना क्या है? हमें करना यही है कि हमें जैसे आम इन्फेक्शियस डिजीज से बचना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है, हैंड वॉश करना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और ये लड़ाई जनता ही लड़ेगी, सरकार नहीं लड़ सकती है। सरकार खत्म, हार चुकी है इस बात को लेके, तो जनता को ही लड़ना। बड़े मैं आपके माध्यम से सिर्फ जनता को ही बताना चाहता हूं, मुझे नहीं इस मैं तू में फंसना है। जनता को ही बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप जितने कम इन्फेक्शियस होंगे आप ठीक होंगे। अगर आप में इन्फेक्शियस के साइन है, आप घर पे रहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, जो सिम्टोमेटिक है मेडिसिन उसको लीजिए और इस इन्फेक्शन को लोगों में स्प्रेड मत करिए। तो मेरा मैसेज सिर्फ जनता के लिए है। सरकार आप विपक्ष पक्ष है, आप लोग आपस में लड़ लीजिए, लेकिन जनता को समझना बहुत जरूरी है कि हम इन्फेक्शन को इसी तरीके से ही इसको काबू पाएंगे। कोरोना से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप मास्क यूज करिए, मास्क आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा, और जहां 10 लोग नहीं हो वहां मास्क को नीचे भी करिए कि आपको ऑक्सीजन डिफिशियंसी भी नहीं हो। लोगों के बीच मास्क यूज करें, हैंड वॉशिंग जितनी बार आप कर सकते हैं आप करिए, जितनी बार आप कोशिश करिए कि आपका हाथ आपके मुंह को टच ना करे, और अच्छे से भोजन करिए, रात की नींद लीजिए और अपने काम पे लग जाइए। काम करेंगे स्ट्रेस नहीं रहेगा। और एक इम्यूनिटी की और बात मैं बता देता हूं, अच्छा भोजन, नींद और आपको स्ट्रेसलेस जीवन, यही इम्यूनिटी है। केवल काढ़ा पीने से अल्सर भी हो सकता है, इम्यूनिटी मिले या ना मिले यह बात की बात है, लेकिन अगर आप नींद नहीं पूरी करते हो, आप अपने काम पे फोकस नहीं करते हो, आप आर्थिक रूप से परेशान हो, स्ट्रेस के साथ हो, आपकी इम्यूनिटी आपका साथ नहीं देगी। क्योंकि मल्टीपल डिसऑर्डर्स हमारे लोगों के बीच में है, कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी से लोग परेशान हैं,
स्वास्थ्य की बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है हमारे देश में। इसलिए जनता समझदार रहे, अपने आप को खुद बचाए, सरकार को जो करना हो करने दीजिए, वो उनका काम सरकार जाने, आप अपनी सुरक्षा करिए। और आयुष आप लोगों को गाइड करिए, आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताइए कि भाई सब लोग बचे। अब तो ये सब कम्युनिटी में फैल चुका है, अब आप इससे बच नहीं डॉक्टर सकते मनोज हो, मिश्रा जी, बस इसीलिए हम आप लोग अपने चर्चा को में आपको बचाओ। भी बुलाते हैं ताकि आपकी बात को लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे। आप एक डॉक्टर हैं, आपकी बात को लोग समझ भी जाएंगे हाँ, और मैं मान कोई भी लेंगे, राजनीतिक ठीक है। चर्चा मुझे करनी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब लेकिन गौरव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल बात भी जरूरी है, क्योंकि इंप्लीमेंट आखिर में इनको नहीं, नहीं, करना है। बिल्कुल, गौरव जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गौरव देखिए, जी मुझे ये सरकार को बताइए, तो करना ही क्योंकि है ना, देखिए संसाधन चर्चा फिर सरकार से को आकर के जुटाने वहीं हैं। पर अटक गई है। एक तरफ तो देखिए आपको ये भी मेंटेन करना है कि लोगों का जो आय है वो बरकरार रहे, लोगों के पास उनके रोजगार के साधन रहे, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों की जो जान है उसकी हिफाजत भी आपको ही करनी, क्योंकि जवाबदेही आपकी है। अब प्लान क्या है आपके पास, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं ना, सवाल तो ये है। और इनमें से भी संक्रमित होंगे आगे भी चलकर लोग, क्योंकि जब ज्यादा खोलेंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा संक्रमण फैलेगा। तो प्लान क्या है आपके पास? सबसे पहले तो मनोज जी के वक्तव्य का हम खंडन कर दें या उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दें। मनोज जी की पीड़ा यह है कि वो वही सारे उपाय बता रहे हैं जो हमारी सरकारों ने जिन उपायों को जनता के बीच में प्रसारित और प्रचारित किया, कोई नया उपाय नहीं बता रहे हैं। दूसरा, उनको एक सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि डॉक्टर कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में क्यों नहीं शामिल किया गया। शायद इसमें भी वो अनभिज्ञ हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती थी उसमें एम्स के भी लोग रहते थे, चाहे प्रदेश सरकार की जो टीम 11 की टीम है उसमें भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है। लॉकडाउन की जहां तक बात है, एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जापान ने अपने यहां लॉकडाउन नहीं किया और जापान की जनता पूरे दुनिया में सबसे संवेदनशील मानी जाती है और वो इस तरह के बीमारी के वो यूज्ड टू हो चुके हैं। उनके यहां N1H1 सार्स फ्लू पहले आ चुका है और उन लोगों ने सिर्फ बचाव से मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इस बीमारी पर काबू पा लिया और सबसे कम मौतें वहां पर हुई। लेकिन वहीं सिंगापुर भी उसी पैटर्न पे काम किया और सिंगापुर में एक बार तो पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया यह कोरोना का संक्रमण। लेकिन जैसे ही कामगार वर्ग, लेबर वर्ग वहां पर काम शुरू किया, एकाएक वहां पे संक्रमण की संख्या बढ़ गई। अंततः वहां फिर लॉकडाउन करना पड़ा। तो हमारी सरकार ने बहुत सही समय पर और जितनी अवधि के लिए लॉकडाउन लगाना था वो लॉकडाउन हमारी सरकार ने किया है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम इस देश को मिले हैं, जिसके कारण आज पूरा देश सुरक्षित है और मौतों का आंकड़ा न्यूनतम है। एक प्रश्न जो बार बार आप कर रहे हैं कि जिस तरीके से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, इस पर क्या हमारी योजना है। आप सिर्फ संक्रमण की संख्या पर ही जाकर के सुई जाकर के अटका देना वो उचित नहीं है। आप साथ ही साथ ये भी देखिए कि हमारी रिकवरी रेट कहां तक पहुंची है। जो मात्र 7%, 8% हुआ करती थी वो आज 77% से लेकर के 80% तक पहुंच गई है। जो फेटेलिटी रेट थी जो अन्य देशों में 8 से 12% थी, हमारे यहां 1.7, 2%, 2.2% कहीं कहीं है, तो वो भी बहुत न्यूनतम है। और सिर्फ परेशानी उन्हीं राज्यों में ज्यादा है जहां की राज्य सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर बंगाल के तो आंकड़े भी नहीं उपलब्ध है कायदे से। तो यदि राज्य सरकारें भी उतनी संवेदनशीलता से काम की होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, सबसे न्यूनतम स्थिति है। उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, लगभग 24 करोड़ आबादी का यह प्रदेश है। यदि उसकी तुलना में अगर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुदृढ़ है और सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने काम किया है। और जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, उन्हीं गरीबों के लिए चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निर्गत की गई हो, इमरजेंसी में की गई हो, प्रत्येक माह में की गई हो 2-2 हजार की राशि, या फिर केंद्र सरकार ने 500 रुपए दिया, राज्य सरकार ने 1-1 हजार रुपए दिया, अन्न वितरण 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में अकेले हो चुका है। ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जितना मदद करना था आज भी करने के लिए तैयार है और खड़ी है, इससे मुकरा नहीं जा सकता है। तो सिरे से सरकारों के प्रयास को आप नहीं खारिज कर सकते, चाहे किसी भी की सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेश में किसी अन्य दल की भी सरकार हो। छत्तीसगढ़ में आंकड़े बहुत अच्छे थे, वहां पे संक्रमण नहीं फैल रहा था तो उनकी भी बड़ाई हम करते थे, परंतु वहां भी बढ़ने शुरू हो गए। क्यों बढ़ने शुरू हो गए? आज वहां भी अकेले रायपुर में केवल देख लीजिए 2000, 1500, 2000 के आंकड़े आ रहे हैं, वहां रोज संक्रमित हो रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, जब गतिविधियां बढ़ेंगी और लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग बचाव नहीं करेंगे। गौरव मिश्रा जी, यही तो मैं कह रहा हूं ना, शुरुआत से मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि जो जागरूक आप करने की कोशिश कर रहे थे, अगर लोग हो ही ना, अगर लोग जागरूक ना हो और आंकड़े बढ़े तो फिर क्या करेंगे? मैं यही तो पूछ रहा हूं ना आपसे। उपाय है और
क्योंकि निश्चित है, ये तो मैं- आप भी मैं मान वही रहे बता रहा हूं हैं आपको। कि जैसे ट्रीटमेंट जैसे आप के चीजों को उपाय अनलॉक हमारे करेंगे पहले वैसे से वैसे बेहतर आंकड़े हुए हैं। बढ़ेंगे। ट्रीटमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए हैं। बात सरकार की नहीं है, सरकार अपने हिसाब साथ से ही अच्छा साथ काम हमारी किया, किसी चिकित्सा सरकार को व्यवस्था भी क्रिटिसाइज सुदृढ़ नहीं हो रही करना है, वो उसमें वृद्धि भी लेकिन हो हम रही है, 140 बढ़ाई करोड़ भी की जा रही जनसंख्या है। को इतनी आसानी से नहीं कवर अप उसकी कर सकते। तुलना में इन व्यवस्थाओं को भी देखने की आवश्यकता है। आज सिर्फ होम क्वारंटाइन से लोगों को लाभ पहुंच जा रहा है। पहले जो सरकारी अस्पतालों में जाकर के जो बेड में एडमिट होते थे 14 दिन 15 दिन, आज होम क्वारंटाइन से भी काम चल जा रहा है, होम आइसोलेशन से भी काम चल जा रहा है और लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ और स्वस्थ होकर के निकले लोग 15 दिन 20 दिन में वो नेगेटिव आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है गौरव जी, बचाव लेकिन की आवश्यकता विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई आंकड़े होम भी गिर आइसोलेशन जाएंगे, तो आपने तब क्योंकि शुरू ये किया जब आपके पास किसी भी- अस्पताल में किसी बेड भी ही नहीं महामारी बचे। का एक अंतराल होता है। आपने होम आइसोलेशन तो तब शुरू किया जब आपके पास अस्पताल में बेड नहीं बचे। विपक्ष तो ये भी कहता है। होम आइसोलेशन इसलिए शुरू किया कि होम आइसोलेशन में बेहतर तरीके से पालन किया जा सकता है उन ट्रीटमेंट का जो ट्रीटमेंट अस्पतालों में हो रहे थे। ये कोई ठीक ऑपरेटिव है, डिजीज चलिए शौकत अली जी, देखिए ये बात तो सब स्वीकार रहे हैं, चर्चा के अंदर भी कह रहे हैं कि भाई किसी के पास इस बीमारी से लड़ने का कोई मास्टर प्लान तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वैश्विक महामारी है, नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन ये भी तो नकार नहीं सकते ना कि सरकार ने काम नहीं किया। सरकार जिस स्तर पर काम कर सकती थी वो कर रही है। शौकत अली जी, देखिए पहले आयुष भाई, पहली चीज तो ये खुद इतना कंफ्यूज है, इनकी समझ में ये नहीं आता है कि ये प्रदेश की जनता और देश की जनता को क्या कहें और क्या ना कहें। एक तरफ ये कहते हैं कि देश और प्रदेश की जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, लापरवाह थी, इसलिए संक्रमित हो गई है। अब उसमें हम क्या करें, सरकार क्या करे। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने होम आइसोलेशन इसलिए कर दिया क्योंकि हो सकता है घर में रह के वो ठीक हो जाए। भाई साहब, ये वही जनता है क्या जिसको आप बार बार मूर्ख कह के ये कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी इसलिए संक्रमित है, और आप उसी को होम में आइसोलेशन कर रहे हैं, तो क्या वो सही से रहेंगे? आप दोनों तरफ उसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं। देखिए, ये वही प्रदेश की जनता है जो आपको चुनकर और पूरी बुद्धिजीवी होने का परिचय देती है, आपको सदन भेजती है, आपकी बात मानती है। क्या आप बार बार ये बात दोहराते हैं कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो सैनिटाइजर नहीं कर रहे हैं? किस जगह आप कह रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर? आपके मास्क के नाम पे आप ये बताइए कितने चालान हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रोज आरोप लगाते हैं, साहब हम मास्क लगाए हुए फिर भी हमारा आप चालान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो कहा जाता है ऊपर से आदेश, हम तो चालान करेंगे। कई बार ऐसे आरोप लगे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप ये मास्क क्यों लगवाया गया? कहा गया जब आप भीड़ में जाइएगा या जहां पे संक्रमण वहां जाइएगा तब लगाइएगा। अब सिंगल व्यक्ति अपनी कार से जा रहा है, उसका मास्क लगाना जरूरी है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका भी चालान कर दिया जाता है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसका भी चालान कर दिया जाता है। महोदय, पहले तो ये आप ये क्लियर कर लीजिए कि सरकार में करना क्या चाहते हैं? होम आइसोलेशन करके उसका इलाज करना चाहते हैं या बार बार चालान काट के उसकी जेब खाली करना चाहते हैं? आप खुद नहीं समझ में आता कि आपको करना क्या है। दूसरी चीज, बार बार उस पर आरोप लगाते हैं, जनता पे आप बार बार एक आरोप थोप दे रहे हैं कि साहब जनता ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई इसलिए इतने संक्रमण हो गए लोग। अरे ये वही जनता है अभी सारों प्रत्यारोप से बाहर आएंगे और चर्चा यही समाप्त करेंगे। हालांकि लेकिन ये बात भी तय है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी होगी। शौकत अली जी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, दोनों बातें इसमें, एक तो आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है, ये भी जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि लोगों की जो जान की हिफाजत है वो कैसे की जाए, इसलिए जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है। और अब देखना यह है कि इससे निपटने की जो तैयारियां हैं वो कितनी मुकम्मल हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।